नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो किताब है रुक्मणी प्रकाशन की, उसका हम लोग सेट नंबर 12 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक मैंने वीडियोज़ चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न देखिए सेट नंबर 12 का, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है कि ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। दूसरा कथन है ट्रिप्सिनोजन का स्राव आंत्र म्यूकोसा से होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। एंटेरोकाइनेज का स्राव अग्नाशय से होता है, ये भी आपका रॉन्ग है। और पित्त में ट्रिप्सन पाया जाता है, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। पहला जो आपका कथन ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन का स्राव अग्नाशय से होता है, ठीक है ना, आंत्र म्यूकोसा से नहीं होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है, तो पहला कथन हमारा ठीक है। और यह एंटेरोकाइनेज द्वारा सक्रिय होता है जो आंत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज जो है उसका स्रावन जो है अग्नाशय से नहीं बल्कि आंत द्वारा होता है, तो तीसरा जो है रॉन्ग है। और आपका जो है चौथा भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो पुष्प चक्र के लिए तकनीकी रूप से सही नहीं है, तो देखिए पुमंग है और दल चक्र है, ये दोनों तो ठीक है पुष्प चक्र में, लेकिन अंडप और परागन जो है ये दोनों तकनीकी रूप से पुष्प चक्र के लिए सही नहीं है। मतलब 2 और 4 यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण पुष्प चक्र में 4 भाग होने चाहिए, बाह्यदल, पंखुड़िया, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। जिस फूल में इनमें से एक अधिक भाग गायब होते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। और बाह्यदल सम्मिलित होकर एक चक्र बाह्यदल चक्र बनाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तकनीकी रूप से अंडप जायांग कहलाता है, ठीक है। दलपत्र एवं पुंकेसरों द्वारा निर्मित पुष्पचक्र क्रमशः दलचक्र तथा पुमंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दाब और बल में कौन सदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए दाब और बल में सदिश राशि कौन है, बल। बल जो है वो सदिश राशि है, ठीक है ना। दाब जो है वो आपका अदिश राशि है, ठीक है। और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, तो इस कारण से बल की अपनी दिशा होती है। दाब किसको बोलते हैं, तो दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल है, अर्थात इसकी कोई अपनी दिशा नहीं होती है, इसलिए दाब जो है आपका अदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को एक मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। और पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के अंदर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो पेंडुलम है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए स्प्रिंग वाली घड़ी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व कैसे हैं, ठीक है। तो 9, 17, 35, 53 और 85 वाले जो तत्व हैं वो हैलोजन हैं, ठीक है, हैलोजन है। और हैलोजन 17वें वर्ग का तत्व है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, परमाणु संख्या उसका 9 होता है, क्लोरीन है उसका परमाणु संख्या 17 होता है, ब्रोमीन है उसका परमाणु संख्या 35 होता है, आयोडीन है उसका परमाणु संख्या 53 होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो लाहौल और स्पीति घाटियाँ कल्लू घाटी से कैसे जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई हैं रोहतांग दर्रे से, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और ये जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, और नाथुला दर्रा सिक्किम तथा चुम्बी घाटी को जोड़ता है, ठीक है ना। और ये जो आपका बारालाचा दर्रा है यह मंडी और लेह को जोड़ता है, ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो भारतीय हिमालय से निकलने वाली इसमें जो नदी है आपका
जमुना है, ठीक है ना। जमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है और यमुना नदी, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। यह नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में वन का फैलाव जो है वो 8% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, ठीक है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 में यह बताया गया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की प्रतिशत 8% है लगभग, ठीक है ना। 7,532.45 वर्ग किलोमीटर, तो 8 इसका नज़दीकी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आप जानते होंगे कि असम में स्थित है, ठीक है ना। और मानस नाम से एक नदी भी है, मानस नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 222। अनुच्छेद 222 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो अनुच्छेद 216 दिख रहा है, तो 216 के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 217 जो दिख रहा है, तो 217 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जो ये अनुच्छेद 226 दिख रहा है, तो 226 के आधार पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में रीट जारी करता है, ठीक है। चलिए, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो एशियाई शेरों का जो निवास है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आप जानते होंगे असम में है। और ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रही है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत को अलग करती है किससे, पाकिस्तान से, ठीक है ना। सर रिलीफ रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में एक सीमांकन आयोग बनाया गया था और वहीं उसी टाइम पे रेड क्लिफ रेखा जो है खींचा गया, जो विभाजित करती है भारत और पाकिस्तान को, ठीक है ना। चलिए, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो ला नीना जो है वो आपका प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, ठीक है। ला नीना स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी लड़की, ठीक है। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान का सूचक है, ठीक है। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिण पश्चिम यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में शक्तिशाली पवनें आती हैं। तो ला नीना जो है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो प्रशांत महासागर, बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिपक्व ग्राफियन पुटिका स्वस्थ मादा मानव के अंडाशय में प्रायः उपस्थित रहती है लगभग, ठीक है। तो ये लगभग उपस्थित रहती है 11 से 17 दिन, ठीक है। 11 से रजस्राव चक्र के 11 से 17 दिन, ठीक है। परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में उपस्थित पुटुकीय अवस्था होती है। यह प्रथम समसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात किंतु अंडोत्सर्ग से पहले बनती है, अतः इसमें 2n द्विगुणित ऊसाइट होता है। एक बड़ी पुटुकीय रिक्तिका की उपस्थिति ग्राफियन पुटिका का लाक्षणिक गुण है और यह फैलोपियन नलिका में एक या अधिक अंडाणु विमुक्त करती है और तत्पश्चात कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में रह जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पीढ़ियों में किसी जीन का वंशागति पैटर्न वंशावली विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया जाता है। लक्षण जो वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है वो कौन सा लक्षण है, ठीक है ना। तो वो लक्षण होता है कौन सा, मेंडेलियन लक्षण, ठीक है। मेंडेलियन लक्षण, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है इस बात को कि मेंडेलियन लक्षण वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वंशावली विश्लेषण व्यष्टियों के एक समूह में किसी वंशागत लक्षण का अध्ययन होता है। यह उस लक्षण के गुणों तथा पैटर्न को निर्धारित करने में सहायता करता है जिसमें वंशागति की विधि, प्रेवेशन की आयु एवं लक्षण रूपी विभिन्नता सम्मिलित है, ठीक
ठीक है। मनुष्यों में मेंडेलियन वंशागति का अध्ययन कठिन होता है, अतः यह परिवार वंशावली या पहले से ही हो चुके समागम के परिणामों के विश्लेषण से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। पहला है रुद्धोष्म प्रसरण, दूसरा है रुद्धोष्म विचुंबकन, तो तीसरा है जूल थॉम्सन प्रभाव और चौथा है वाष्पन। ठीक है। इन प्रक्रियाओं की कम से कमतर तापमान उत्पन्न करने की क्षमताओं के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। तो सही जो इसका अनुक्रम हो जाएगा कम से कमतर, तो क्या हो जाएगा? आपका वाष्पन, उससे कम रुद्धोष्म प्रसरण, उससे कम जूल थॉम्सन प्रभाव और सबसे कम रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है ना। तो सबसे कम हो जाएगा आपका रुद्धोष्म विचुंबकन, यानी 2 जो है आपका लास्ट में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है ना। बी नंबर सबसे पहले जो होगा वाष्पन होगा, उससे कम रुद्धोष्म प्रसरण, उससे कम जूल थॉम्सन प्रभाव और उससे कम रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है ना। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गैस को बिना बाहरी गर्मी के स्थानांतरित किया जाता है और इसका तापमान बदल जाता है। यह प्रभाव तरल नाइट्रोजन और तरल ऑक्सीजन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या हो जाता है? ऊंचाई वाले स्थानों पे दाब जो है वो घट जाता है। ठीक है ना। ऊंचाई वाले स्थानों पे दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। उच्च उन्नतांश पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः भोजन पकने में अधिक समय लगता है। ऊंचाई वाले स्थानों पर दाब बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो देखिए, लौह धातु का पिघलना। ठीक है। लौह धातु का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है। एक लौह छड़ को मोड़ना ये भौतिक हो जाएगा। लौह धातु का एक तार खींचना ये भी आपका भौतिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है। तो 1, 3, 4 आंसर हमारा कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। लोहे में जंग लगना जो है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। लोहे में जंग लगने से उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। बाकी तीनों जो हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन के और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लकड़ी को जलाना, दूध का खट्टा होना, अम्ल और क्षारक को आपस में मिश्रित करना, भोजन का पचना, अंडे का पकाना, ये सब आपका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो यूएसए है। ठीक है ना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है वो लद्दाख उमलिंग ला दर्रा पर स्थित है। ठीक है ना। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यह सड़क समुद्र तल से लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पे है और हमारे देश के सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ठीक है। तो बालाघाट जो खान है वहाँ पे जो खनन होता है वो मैग्नीज का होता है। ठीक है ना। मैग्नीज का होता है और भारत में मैग्नीज उत्पादन का लगभग 80% बालाघाट जिले से होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? ठीक है। तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम की सीमा चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। मिजोरम का ध्यान रखिएगा। मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। म्यांमार से और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश जो है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके स्थानांतरण का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से बनाए गए कोलेजियम व्यवस्था की सलाह पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। ठीक है। चलिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था?
तो बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था, ठीक है ना। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, ठीक है, संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 डैश राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो 371 जो है वो दर्जा देता है विशेष नागालैंड को, ठीक है ना। ए हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेके जे तक कुछ राज्यों की सीमित स्वायत्तता दी गई है, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद 371 असम के बारे में है, अनुच्छेद 371 मणिपुर के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी, ठीक है। तो सबसे पहली जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो दहेज निषेध विधेयक 1961 में विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है ना। बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। और अनुच्छेद याद रखिएगा कि अनुच्छेद 108 होता है जो जिसके तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हो सकता है किसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ठीक है। निगरानी समिति का गठन जो होगा वो ऐसे व्यक्तियों से होगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है ना। वार्ड सदस्य या मुखिया या कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो वो लोग निगरानी समिति में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी होती है। तो उच्चतम न्यायालय में आपको न्यायाधीश के पद पे नियुक्त होने के लिए कम से कम उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष की सेवा देनी होती है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक सारे दिए हुए हैं प्रावधान, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक 129 याद रखिएगा कि 129 जो अनुच्छेद है इसी के अनुसार, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो चिकनगुनिया जो रोग है ये फैलता है एडिज मच्छर के द्वारा, ठीक है ना। और यह चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है, ठीक है। और इसका वाहक जो है वो कौन है, एडिज मच्छर है। सांप के जहर के खिलाफ एंटी वेनम होता है। तो सांप के जहर के खिलाफ जो एंटी वेनम होता है वो आपका एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़। स्नेक एंटीवेनम एक जैविक उत्पाद है जिसमें आमतौर पर मेजबान जानवर जैसे कि घोड़ा या भेड़ से प्राप्त विष को निष्क्रिय करने वाले प्रतिजन होता है, ठीक है। यह सांप के जहर को ऊतकों से बांधने से रोकने के लिए दिया जाता है। और एंटीवेनम के साइड इफ़ेक्ट्स में दाने, खुजली, तेज़ी से हृदय गति, बुखार और शरीर में दर्द शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए तो इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, ठीक है। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है, ठीक है ना, कम होता है, याद रखिएगा, कम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को अधिक या कम मान में परिवर्तित किया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित बहुलकों में से किसके विरचन के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें से जो ब्यूना एस है, इस ब्यूना एस के विचरण के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ब्यूना एस 1,3 ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन का सह बहुलक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता के प्रथा के उन्मूलन पर, ठीक है ना, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
अनुच्छेद 17। उसके बाद देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित था, ठीक है ना। और नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बेमेल है? पहला है कि भारतीय किसान विद्यालय, ठीक है, NG रंगा, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बर्खास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये जो है आपका MG रनाडे, ये आपका बेमेल है, ठीक है ना। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में हुई थी DK कार्वे के द्वारा, ठीक है ना। DK कार्वे याद रखिएगा, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, DK कार्वे, ठीक है, DK कार्वे। ये आपका जो MG रनाडे लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ये बिल्कुल ठीक है। तो बेमेल जो है आपका C है, तो आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो कानपुर षड्यंत्र केस में गुलाम हुसैन जी थे, ठीक है, MN राय थे, डांगे थे, सत्यभक्त जो थे इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। और कानपुर, आपको पता होगा कि कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगारवेलू, NM राय, गुलाम हुसैन, ठीक है, आदि को कानपुर में गिरफ्तार कर कानपुर षड्यंत्र के तहत चले मुकदमे चलाया गया और 4 वर्षों का कारावास 4 अभियुक्तों को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो सत्यभक्त इसमें नहीं थे, आंसर C हो जाएगा। उसके बाद 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो ये जो स्वराज दल था इसका जो मुख्य कार्यक्रम था, इसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, ठीक है ना। तो D आंसर इसका हो जाएगा। और 1923 याद रखिएगा, स्वराज दल का गठन से, और चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विट्ठल भाई पटेल भी इससे जुड़े हुए थे, मदन मोहन मालवीय जी भी जुड़े हुए थे, और एक जयकर करके व्यक्ति थे वो भी जुड़े हुए थे। और स्वराज दल के जो अध्यक्ष बने वो चित्तरंजन दास और सचिव बने मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ठीक है ना। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, ठीक है। और धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को ही है, ठीक है ना। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा A नंबर। उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना, ठीक है ना। बाल विवाह को निषेधित करना, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिज्ञा आंदोलन MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की जो मान्यताएं हैं वो उन्होंने ग्रहण की थी अनटू दिस लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट, ये B हमारा आंसर हो जाएगा। और अनटू दिस लास्ट के लेखक थे जॉन रॉस्किन, ठीक है। चलिए, निम्न में से बेमेल आपको बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में नहीं हुई थी बल्कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो लंदन में हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा लंदन। तो ये आपका बेमेल हो गया आपका, ठीक है। तीसरा देखते हैं, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, बिल्कुल ठीक है। और चौथा देखिए इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो B हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे बेमेल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को पहली बार
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ पर? तो गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, यह कांग्रेस का 52वां कांग्रेस अधिवेशन था और उसी में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है एपी कल्चर के निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद सौंदर्य प्रशासन और पॉलिश में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एक आपका शहद है, तेल है और मोम है। ठीक है, और आपका रॉयल जेली है। ठीक है, तो सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश में उपयोग किया जाता है किसका? तो मोम का किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोम का किया जाता है। एपी कल्चर किसको बोलते हैं? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ठीक है ना। और मोम का प्रयोग कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में डैश का निष्कासन शामिल है। तो प्राथमिक उपचार में क्या होता है? स्थिर कण का निष्कासन होता है। ठीक है ना। अपशिष्ट जल का जो हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं तो उसमें जो स्थिर कण का निष्कासन है वो शामिल है। ठीक है, अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में निस्यंदन और अवसादन की मदद से वाहित मल से बड़े और छोटे दोनों कणों स्थिर कणों को हटाने का कार्य शामिल है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषित रबर का उदाहरण है? तो संश्लेषित रबर का जो इसमें उदाहरण है वो पॉलीक्लोरोप्रीन है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, यह एक संश्लेषित रबर का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही हैं? ठीक है, तो आप देखिए सरोजिनी नायडू रही हैं, नेल्ली सेन गुप्ता रही हैं, लेकिन सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो 2 और 4 शामिल नहीं हैं, तो मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। और सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये याद रखिएगा। और विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है, ये याद ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और सरोजिनी नायडू को बनाया गया था अध्यक्ष कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। नेल्ली सेन गुप्ता हैं, तो इनको भी मौका मिला था कांग्रेस की अध्यक्षता करने का 1933 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपको बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक के दिवस के रूप में उसको मनाया गया था। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो आसान सा प्रश्न है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। ठीक है ना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्तकाल के सम्राट कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि 2024 में किस राज्य के वधावन बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये जो आपका वधावन बंदरगाह है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। हाल ही में अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिंगदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो सिंगदूर पुल का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो पहले जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे वो के.एस. कृष्णन थे। ठीक है, के.एस. कृष्णन। ठीक है ना। चलिए ये आपके भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे के.एस. कृष्णन। ठीक है, इनको 1958 में प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है कि भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में। ठीक है, चलिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह जो प्रदेश बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। 2 फरवरी को आप जानते होंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आप जानते होंगे कि मजदूर दिवस
विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। और 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन दिवस, ठीक है, जन औषधि दिवस भारत में मनाया जाता है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है? तो यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया को मंजूरी दे दी है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कॉलम ए है और दूसरी तरफ कॉलम बी है और उसको हम लोगों को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लेजी बर्ड, ठीक है। तो लेजी बर्ड जो है लाल और काले रंग के निशान के साथ बहुत परिचित बीटल है और एफिड्स से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लेजी बर्ड का हो जाएगा एफिड्स, ठीक है। माइकोराइजा, ठीक है, इसको हम लोग मिला लेंगे किससे, ग्लोमस से, ठीक है ना, ग्लोमस। और जैविक नियंत्रण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्राइकोडर्मा को। और बायोगैस से संबंधित कौन है, मैथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मेथेन का उत्पादन करने में बहुत सहायक होता है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आटे की लोई का उठाव किसके कारण होता है? तो आटे की जो लोई है उसका उठाव हो जाता है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सौर सेल बनाने में आप जानते होंगे कि प्लेटिनम का हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, लेकिन गैलियम का इस्तेमाल हम लोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गैलियम एक धातु है जो अत्यंत ही कम ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो आरएनए में जो होता है क्षार आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है ना। तो एडेनिन होगा, आपका एडेनिन है और आपका यूरेसिल है, साइटोसिन है। ये जो थाइमिन है, ये थाइमिन आपका आरएनए में क्षार नहीं पाया जाता है, यह डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, यानी कि डीजीपी बनी है, इदासीसा नोंगरोंग, ठीक है ना, इदासीसा नोंगरोंग। ये आंसर आपका हो जाएगा। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया है? तो लिग्नोसैट प्रोब जो लॉन्च किया है वो नासा और जाक्सा ने मिलकर किया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो तमिलनाडु का जो संबंध रहा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से रहा है, ठीक है ना, द्रविड़ भाषा परिवार, बी आंसर हमारा हो जाएगा। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर जो थी वो 7.6%, ठीक है ना। और यह जो योजना चलाई गई थी 2002 से 2007 के तहत चलाई गई थी और इसको जो चलाया गया था अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी यह योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में NNP बराबर GNP घटाओ मूल्य ह्रास, ठीक है ना। तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में स्थित है। बहुत सारे मैचेस हम लोगों ने देखे हैं जो वहाँ से प्रसारित होता है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। घाना देश की मुद्रा क्या है? तो घाना देश की जो मुद्रा है वो क्या है? तो घाना देश की मुद्रा है सेडी, ठीक है ना, सेडी घाना देश की मुद्रा है। और घाना देश का पुराना नाम आपको पता होगा गोल्ड कोस्ट था। घाना देश की राजधानी है अक्रा, याद रखिएगा अक्रा, ठीक है। चलिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? तो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस लिखा गया था किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है ना। और बुकर पुरस्कार भी इनको मिला है 1997 में इनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना मिशन सबसे पहले शुरू किया गया है? तो पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा है अटल पेंशन योजना, तीसरा है स्मार्ट सिटी योजना और चौथा है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है ना। तो यही इन चारों में सबसे पहले
शुरू किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना। अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था 9 मई 2015 को, ठीक है। और आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको शुरू किया गया था 25 जून 2015 को, ठीक है। और स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था आपका 15 जुलाई 2015 को। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए सेट नंबर 12, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा अच्छे से, और क्वेश्चंस के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मन लगा के तैयारी करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।